हेलो गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने एक सीरीज़ शुरू की थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि वो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कैसे किस किस आर्टिकल से मिल सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में क्या फ़र्क होता है, जिसके बारे में मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो आप कहाँ जाएं, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर के उसको भी वॉच कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स जो हमने पहले पढ़े कि क्या हैं, कैसे मिल सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में क्या फ़र्क होता है। तो आज हम बेसिकली जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किस किस आर्टिकल के तहत हमें कैसे कैसे मिले हैं। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 12 की, तो आर्टिकल नंबर 12 हमें सिर्फ ये बताता है, आर्टिकल नंबर 12 हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 12, जैसे कि आप जानते हैं आर्टिकल नंबर 12 मैं क्यों शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं, मैंने पहले बताया हुआ है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं वो भारतीय संविधान का 3rd पार्ट है, और 3rd पार्ट का सबसे पहला आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर 12, जो हमें क्या बताता है, जो हमें डेफिनेशन देता है, जो परिभाषाएं देता है कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट, किस किस के क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं वो उसके बारे में बताता है, और ये बोलता है कि हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे कि फंडामेंटल आर्टिकल नंबर 12 बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट के क्या एफआर हैं, पार्लियामेंट के क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, लेजिस्लेटिव के क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, और 3rd टियर मतलब कि नगर पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होंगे, वो क्या क्या कर सकती हैं और क्या क्या नहीं कर सकती। उसके बाद में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है ना, उनके भी अपने अपने अधिकार होते हैं, जिसके जिन अधिकारों के चलते हुए वो कुछ ही कर सकते हैं। ठीक है, जैसे तो आगे सबसे पहला आर्टिकल हमें कहते हैं 12, आर्टिकल नंबर 12, जिसमें हमने देखा कि क्या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। सेकंड इज आर्टिकल नंबर 13, तो आर्टिकल नंबर 13 आपका बताता है, बेसिकली आर्टिकल नंबर 30 में 2 क्लॉज है, क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2। आर्टिकल नंबर 13 में बोलता है कि कौन सा राइट, व्हाट इज द राइट इज फंडामेंटल राइट्स और नॉट, ऐसा कौन सा अधिकार है जो फंडामेंटल राइट्स है या नहीं। तो सबसे क्लॉज नंबर 1 आपका बोलता है 13 आर्टिकल नंबर 13 का क्लॉज नंबर 2 बोलता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो पहले कभी बनाया गया हो, लेकिन आज के समय में अगर वो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी नेशनलिस्ट ऑफ इंडियन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेंट करता है या उसका हनन करता है, तो वो फंडामेंटल राइट्स नहीं हो सकता। मतलब कभी भी कोई भी ऐसा लॉ जो पहले बनाया गया हो और हमें आज के समय में हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में वायलेंट करता है, तो वो मान्य नहीं होगा, दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दैट, वो उन पर मान्य एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड क्लॉज नंबर 2 क्या कहता है, क्लॉज नंबर 2 ये कहता है, बेसिकली सिर्फ सिंपल डिफरेंस है, क्लॉज नंबर 1 बोलता है पुराने लॉ और क्लॉज नंबर 2 बोलता है न्यू लॉ। ऐसा कोई भी नया लॉ जो हमारी सरकार के द्वारा बनाया गया हो, अगर वो किसी भी व्यक्ति के या नेशनलिस्ट ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो वो फंडामेंटल अधिकार राइटों पर अप्लाई नहीं हो सकता। मींस क्लॉज नंबर 1 की जो पुराने लॉ हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को हनन कर रहे हैं, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्लॉज नंबर 2 कहता है ऐसा कोई सा भी लॉ जो अभी नया बनाया गया हो लेकिन वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेंस करता है, तो वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। देन कम टू द नेक्स्ट कि आर्टिकल नंबर 14, व्हाट इज द आर्टिकल नंबर 14। तो आर्टिकल नंबर 14 में टू राइट्स हैं, मींस बेसिकली आर्टिकल नंबर 14 आपको बताता है इक्वालिटी का राइट है, किसका, इक्वालिटी का। फर्स्ट इज इक्वल बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। अगर मैं बात करूं इक्वालिटी बिफोर लॉ की, तो ये हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया हुआ है, हमने जो यहाँ की डेफिनेशन जो ली हुई है वो यूनाइटेड किंगडम से ली हुई। जैसे कि हमने पढ़ा था पहले वाली वीडियो में, मैंने बताया था कि भारत का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नागरिक हो, उसके ऊपर एक समान अधिकार होते हैं। वो अब चाहे वो हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एक गरीब किसान जो गांव में क्या करता है, मजदूरी करता है, उन सब के अधिकार क्या हैं, बराबर है, उसके पास एक समान राइट दिए गए हैं। लेकिन इसमें भी कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जिसके पास में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ अलग राइट्स होते हैं कि क्या या वो इन राइट्स के अंदर नहीं आते। जैसे कि आपका प्रेसिडेंट, सेकंड नंबर पर आपका गवर्नमेंट, और 3rd नंबर पर आपका आईएफएस, जिसको हम बोलते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस। आईएफएस बेसिकली वो लोग होते हैं, वो ऑफिसर्स होते हैं जो हमारे देश के लिए किसी दूसरे देश में जाकर के आप कह सकते हैं फॉरेन में जाकर सर्विस करना, मींस फॉरेन में जाकर के सर्विस करना। सेकंड अगर बात करते हैं इक्वालिटी प्रोडक्शन बाय लॉ, तो इक्वालिटी प्रोडक्शन बाय लॉ जो है वो हमारा यूएस से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट से लिया गया, जिसमें ये बोला गया कि कोई भी सेम पर्सन, उसके लिए एक सेम लॉ अप्लाई होगा। कोई भी एक कैटेगरी का पर्सन, किसी भी एक इक्वालिटी का पर्सन, किसी भी एक क्लास का पर्सन, उसके लिए कोई भी एक लॉ लगाया जाएगा या एक लॉ मान्यता
एक लॉ की मान्यता होगी। सेकंड एंड लास्ट इज आर्टिकल नंबर 15। तो बेसिकली आर्टिकल नंबर 15 आपको बताता है राइट टू डिस्क्रिमिनेशन, कि आपके पास में डिस्क्रिमिनेशन का भी राइट है, कि अगर आपका कोई भी, आप बेसिकली सपोज दैट यू आर इंडियन नेशनल ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक हो और आपके साथ में कोई क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। अब वो डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे हो सकता है, जैसे कि आपके कास्ट के बेस पे हो सकता है, जाति के बेस पे हो सकता है, आपके प्लेस मतलब कि जगह के बेस पे हो सकता है, आप मैंस हैं वुमेन्स हैं इसके बेस पे हो सकता है। जैसे कि हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो एंशिएंट टाइम में क्या था, मेल्स और फीमेल्स दोनों को ही वोटिंग का राइट नहीं था। सबसे पहले वोटिंग का राइट कहाँ मिला, फ्रांस में, हम जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद हमें वहां पर क्या मिल रहा है, वोटिंग राइट मिल रहा है। वोटिंग राइट भी किसको मिल रहा है, जिसकी एज 25 ईयर्स से अबव है और वो अपने एक महीने की सैलरी का कुछ परसेंट हिस्सा अगर टैक्स जमा, कुछ परसेंट हिस्से से टैक्स जमा कर सकता है तो उसको ही वोटिंग राइट मिलता था। और वुमेन्स को वोटिंग राइट था ही नहीं। वो कब मिला, हमारा 1891 में आकर के हमें वुमेन्स को राइट मिला है। तो इसीलिए आर्टिकल नंबर 15 क्या बताता है, राइट टू डिस्क्रिमिनेशन, के आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन आपके कास्ट के बेस पे हो, मतलब आपकी जाति के बेस पे हो, चाहे वो आपके प्लेस मतलब कि जगह के बेस पे हो, कि भाई मैं तो पाकिस्तान में गुजरात का हूं, तुम बॉम्बे के हो तो आप यहाँ नहीं आ सकते। ऐसा कोई भी किसी भी तरह से आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। आप भारत के नागरिक हो तो आपको ये अधिकार है कि आप जिस जगह चाहें, जैसे चाहें, जहां चाहें रह सकते हैं, बट केयरफुली किसी दूसरे को आपसे प्रॉब्लम ना हो। फंडामेंटल राइट्स एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, मैंने आपको यही बताया हुआ पिछली वीडियोस में, अब वहां पर देख सकते हैं। दैट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, उसको आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर सकती है बाय द जुडिशियल रिव्यू। उसके पास अगर रीजनेबल रीजन है तब वो आपके राइट्स को चेंज कर सकती है। इसीलिए आप रह तो सकते हैं किसी भी एरिया में, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपके वहां पर रहने से या आपके कोई भी एक्टिविटी करने से किसी दूसरे पर्सन को आपसे दिक्कत ना हो, क्योंकि जितने अधिकार आपके पास हैं उतने अधिकार उस दूसरे पर्सन के पास भी हैं जिसको आप परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैं जानता हूं आप इतने समझदार हैं, किसी को परेशान नहीं करेंगे। सेकंड थिंग, मतलब आप अगर मेल हैं या फीमेल हैं तो उसके बेस पर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि मेल्स को ये मिलेगा फीमेल्स को नहीं मिलेगा। सब मेल्स को अप्लाई कर दिया कि आप जॉब कर सकते हो। आज के समय में अगर आप चाहें तो मेल्स और फीमेल्स मतलब कि महिलाएं और पुरुष दोनों लोग ही जॉब्स कर सकते हैं। हम लोगों की थिंकिंग वो एक अलग है। अब बहुत से आज भी अगर आज का समय की बात करूं तो बहुत सारे लोग ये थिंकिंग रखते हैं कि अगर आप वुमेन्स हैं तो आप घर में काम करेंगे, आप ऑफिस नहीं जा सकते। लेकिन हमें पूरा अधिकार है, हम कभी भी अपने मेल या फीमेल या पुरुष और महिला के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। थर्ड इज बर्थ प्लेस, आप जन्म के स्थान के आधार पर भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कि मैं तो उत्तर प्रदेश में मैंने जन्म लिया है, कोई कह सकता है मैंने उत्तराखंड में जन्म लिया है, कोई कह सकता है मैंने महाराष्ट्र में जन्म लिया है, कोई कह सकता है मैंने मध्य प्रदेश में जन्म लिया है, कोई कह सकता है मैंने मिजोरम में जन्म लिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने अलग अलग जगह पर जन्म लिया, आप अलग अलग जगह पर बर्थ किए हैं तो इसका मतलब आपके पास राइट अलग अलग है, नहीं, राइट सबके बराबर है, आपने चाहे कहीं पर भी जन्म लिया हो। लास्ट इज, और आर्टिकल नंबर 15 क्या बेटा, सिक्योरिटी देता है किस किस को, एससी और एसटी क्लास को। हम जानते हैं एससी और एसटी क्लास कौन है, जो बहुत लोअर क्लासेस के लोग जो होते हैं वो उसको हम एससी और एसटी में कैटेगरी में रखते हैं। तो हमारे आर्टिकल नंबर 15 एससी और एसटी कैटेगरी को बहुत सारी प्रोटेक्शन देता है, उनको बहुत सारे आप कह सकते हैं वो देता है रिजर्वेशन। आप किसी गवर्नमेंट सर्विस की बात कर लें या आप स्कूल्स की बात कर लें, जैसे कि आप यूपीएससी का एग्जाम ले लो, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में अगर कोई भी एससी और एसटी का पर्सन है तो उसको काफी हद तक छूट होती है कि अगर आपके इतने कम मार्क्स भी आते हैं, 100 मार्क्स अगर कम भी आते हैं तब भी आप अंदर आने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर यहीं पर किसी जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी को उतने मार्क्स लाने जरूरी होते हैं। अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, आजकल इसके बारे में फाइट चल रही है हमारी गवर्नमेंट में, लोग अगेंस्ट इसके जा रहे हैं कि आपने इन सब कैटेगरीज को क्यों इतने स्पेशल राइट्स दे रखे हैं कि उनको आपने दे रखा रिजर्वेशन। तो इसके रिजर्वेशन की बात चल रही है, लेकिन ऐसा हमेशा देखो कि हम जानते हैं एससी और एसटी कैटेगरी कौन सी है, जो बहुत लोएस्ट कैटेगरी है, इसलिए हमने उनको कुछ स्पेशल राइट दे दिए कि अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो उसमें आपके अगर इतने नंबर आते हैं तब भी आप उसके लिए एलिजिबल हो, या फिर आप अपने धर्म, अपनी जाति, अपने लिए स्कूल, अपनी सरकार वगैरह चला सकते हैं। तो दोस्तों आज तो था ये कुछ आर्टिकल नंबर 12, 13, 14 और 15। हमारी ये सीरीज जारी रहेगी आर्टिकल नंबर 35 तक, जिसमें आपको बताया जाए किस किस आर्टिकल के तहत आपको कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं। तो नेक्स्ट हम आर्टिकल नंबर 16 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।